आज की क्लास में आप आए। ठीक। और गुरुजी राधे राधे। राधे राधे मोहित। रवि जी, क्लास कहाँ तक पहुंची है? गुरुजी अब आगे कारक और योग है और विंशोत्तरी दशा है। अच्छा, आज योग पढ़ाते हैं। योग थोड़ा सा पढ़ाने पे क्या होगा, विशाल सर को भी समझ में आएगा। कारक हम अगली क्लास में। गुरुजी एक हाँ। छोटा सा सवाल था, मतलब इन सब चीजों से अलग। इन हाँ दिनों बता। क्या है कि हर हर दूसरा आदमी मतलब वायरल फीवर और कोल्ड की समस्या है कुछ, मतलब ये भी चक्कर होता है क्या इस ग्रहों, मतलब इस वक्त हर चौथे पांचवें आदमी से पूछो कोल्ड की समस्या, और मतलब इस वक्त जो चल रहा है ना, मैंने। और चौथे आदमी से क्या, अभी हम विशाल सर से ही पॉइंट लगवा के बैठे हैं। मुझे ही एक हफ्ते से कोल्ड की दिक्कत थी। थोड़ा सा ये अच्छा सीजन अच्छा। चल रहा है। और विशाल सर, हमको हाँ। 50% आराम लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इसको कंटिन्यू, कम से कम जैसे हम लोग 2 दिन रखते हैं जनरली कोई भी ट्रीटमेंट, तो आप कम से कम 2 दिन जरूर लगा के रखिएगा। ये चेंज ऑफ वेदर की वजह से है और अच्छा रिलीफ दे जाए। बल्कि हमारे और जो भी साथी हैं, जब भी आपको मौका लगे, आप जब भी हमें बताएंगे, हम कुछ टिप्स जरूर देंगे। आज नहीं, जब भी आपको लगे। जी जरूर था, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और मोहित सर, इस समय राहु जो है वो मीन हाँ। राशि में। अच्छा अच्छा। तो आप लोग जब बेड से उठें या हम्म सुबह उठें या रात में, तो हम्म कपड़े का ध्यान रखिए और गर्म शरीर को सीधे ठंडे में मत ले जाइए, नहीं तो तुरंत आप इन्फेक्शन के शिकार। क्योंकि राहु मीन में है। तो मीन राशि आप लोगों को किस हाउस की बताया मैंने? सैयद सुख कहाँ है? बार 12वें घर में ना। 12वें में ना। 12वें में कौन सी राशि है? मीन। मीन राशि है ना। सुशील सर, आप हाँ समझ पा रहे होंगे। हाँ। जी जी। तो इसमें राहु कहाँ पे है? 12th हाउस में। 12 सॉरी, हाउस में, एट। हाँ। एट। 12 हाउस में, काल पुरुष के 12 नंबर की राशि में है, जी 12वें घर में। जी जी। और सैयद सुख हम कहाँ से देखते हैं? 12वें घर से। 12वें हाउस। 12वें हाउस। हाँ। ठीक। तो ठीक राहु है। को हमने क्या बताया है? इन्फेक्शन या एलर्जी बताया है। तो राहु हम्म का परिचय दे रहा था तो क्या बोला? इन्फेक्शन, एलर्जी, ये राहु। तो इस समय राहु किस पे जाकर बैठा है? 12वें मीन नंबर पे। राशि। 12वें। तो 12वें में क्या था? मीन। सैयस। तो सोते समय आपका पंखा, एसी, खिड़की का खुल जाना, या उठते समय आपकी बॉडी गर्म है, इन तमाम चीजों में आपको तुरंत इन्फेक्शन पकड़ेगा। और ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है गुरु जी, मैं भी इस ठीक। समस्या से जूझ रहा हूँ इसलिए। हाँ, नहीं, ये राहु के नाते चल रहा है जो मीन राशि में है। यही जब मेष में, वृष में आएंगे, सॉरी मेष में आएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, सॉरी मकर में, कुंभ में आएंगे तो थोड़ा रिलैक्सेशन बढ़ेगा। अभी ये ठीक है दिक्कत गुरु। नहीं। ठीक। ठीक। और किसी के ठीक है मन गुरु। में पीछे के क्लास के संबंध में कोई प्रश्न? विनय सर? अभी तो कुछ नहीं है सर। अच्छा। मंजूषा मैम, आपके मन में? शीला जी? आया जी अब कहाँ ये चली नहीं। गई? नहीं नहीं। नहीं नहीं। नहीं, अभी के लिए सर, मैंने ये वाली बुक मंगा ली है जो आपने मुझे बताई। अच्छा, बढ़िया, अच्छी बुक। आइए आज हम लोग बात करते हैं राजयोग के। सबसे पहले, राजयोग दो शब्दों से मिलकर बना है, राज और योग। राज मतलब राजा बनना, और योग मतलब जुड़ना। जब दो ग्रहों का आपस में मिलन हो, या दो ग्रह आपस में कोई संबंध बनाए और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बन के तैयार हो, उसको राजयोग बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं। जब दो प्लैनेट आपस में रिलेशनशिप बनाए, या एक प्लैनेट एक राशि के साथ कोई रिलेशनशिप बनाए और वो पॉजिटिव हो, उस अवस्था को राजयोग। एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए। किसी भी कुंडली में अगर सूर्य और बुध एक साथ बैठे तो उसको बुधादित्य योग बोलते हैं। बुधादित्य योग एक राजयोग।
कौन सा योग है सर? सूर्य और बुद्ध बुध और बुद्ध और आदित्य, बुद्धादित्य योग। कौन सा योग बोलते हैं उसको? बुद्धादित्य योग। Aditya योग. बुद्धादित्य। बुध। See, Budh is for Mercury, for Sun you call Aditya. हम्म। So, Aditya Rudram Stotram, na? Yeah. So Budh Aditya योग. बुद्धादित्य योग ही उसको बोलते हैं। ठीक है विनय अरे सर। मैम। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग इस पे मत लिखने पे भागिए कि हम कितने योग लिख लें। किताब या हमारे दिमाग में 50 योग है, हम लिखा देंगे। किताब खोलेंगे 200 योग लिखा देंगे। आप लोगों का फोकस होना चाहिए योग बनता कैसे, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। राजयोग के अलावा योग की क्लास में निगेटिव योग, उसको भी योग बोलते हैं। जैसे शनि और चंद्रमा अगर मिल जाए विष तो योग। उसको विष योग बोलते हैं। विष योग। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि इसका नाम विष योग क्यों? चंद्रमा को एस्ट्रोलॉजी में मन मानते हैं। क्या मानते हैं? मन। मन. मन। और शनि को पीड़ा मानते हैं। अब मन और पीड़ा मिल जाएंगे तो जीवन में विष घुलेगा कि नहीं घुलेगा? जी। जैसे किसी के मन में बड़ा दुख हो जाता है तो आप देखेंगे उसका शरीर धीरे धीरे काला होने लगता है, शरीर सूखने लगता है, शरीर क्या होता है? डैमेज होने लगता है। तो जब कोई आदमी विष पीता है तो उसका शरीर क्या होने लगता है? Bluish हो जाता है. मतलब पीड़, उसके कमजोरी आने लगती है, तमाम चीजें आने लगती है। मजबूत से मजबूत आदमी को कोई बड़ी खबर मिलती है तो एकाएक गिर पड़ता है। द्रोणाचार्य पांडवों की सेना को लगातार मार रहे हैं और लग रहा था कि द्रोणाचार्य अकेले ही पूरे पांडवों को खत्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने केवल एक छल रचा। छल क्या था कि उनके पुत्र से बड़ा मोह था। उन्होंने कहा कि ये एक काम करो युधिष्ठिर, तुम बताओ कि अश्वत्थामा मरो। एक अश्वत्थामा हाथी भी था, और जब तुम एक संदेह क्रिएट करना अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, तो नरो के समय तो मैं नहीं कुछ करूंगा, जैसे तुम कुंजरो कहोगे मैं शंख को बजा दूंगा। तो कुंजरो वाली आवाज नहीं जाएगी, मतलब हाथी वाली आवाज नहीं सुनाई जाएगी, नहीं। सुनाई केवल नहीं। नरो वाली जाएगी। इसका मतलब अश्वत्थामा जो नर थे वो मर गए। और इस बात को जैसे द्रोणाचार्य सुनेंगे वो शक्तिहीन हो जाएंगे, और उसी शक्तिहीन अवस्था में अर्जुन तुम अपने बाण से द्रोणाचार्य को मार डाल। ठीक, तो क्या बना? कौन सा योग उस समय बना? विष योग बना। द्रोणाचार्य के मन पर मृत्यु, आयु, दुख, ये किसके पास है? शनि के. शनि जी है, शनिदेव जी। उसका प्रहार किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। और इसके बदले क्या हुआ? वो मारे गए। तो जब दो एनर्जियां मिलती हैं, उस एनर्जी से अगर पॉजिटिव चीज बनेगी तो वो राजयोग हो जाएगा, निगेटिव बनेगा तो खराब योग। अभी जैसे एक क्वेश्चन मोहित ने किया कि मीन राशि में राहु आया तो इन्फेक्शन क्यों? पानी है ना. पानी है, और राहु वायरल क्या है? इन्फेक्शन. वायरल है, इन्फेक्शन। और कौन सा पानी है? समुद्र का पानी है। समुद्र के पानी की खासियत होती है ना, वो वाष्प बन के भी फैलता है गर्मी में। इसलिए आप देखते होंगे मुंबई वगैरह में मौसम थोड़ा सा वो रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ज्यादा। ह्यूमिडिटी बनी बहुत ज्यादा रहती है। ह्यूमिडिटी रहती है बहुत। अच्छा गुरु जी, इधर आपने जो चंद्रमा और शनि का बोला, चंद्रमा तो इतना फास्ट घूमता रहता है, तो ये योग कब बनेगा? तो जो बर्थ में जो लग्न में बना है वही एग्जैक्टली बनेगा, उसके आगे एग्जैक्टली। कोई उसका ये नहीं होगा. नहीं नहीं, अगर चंद्रमा शनि के पास आता है तो उन दिनों में थोड़ा बहुत डिप्रेशन रहेगा हर आदमी को। ओके. ओके राहु के ठीक है. पास रहेगा तो थोड़ा डिप्रेशन, जिसकी कुंडली में है उसको बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी कुंडली में नहीं है उसको थोड़ा रहेगा। रहेगा, अच्छा लेकिन इम्पैक्ट ठीक है, रहेगा। मतलब वो जब भी वो वहां पे जाएगा और वो शनि की जगह पे आएगा तभी खाली तकलीफ हाँ होगी थोड़ी सी. देखिए, ओके. चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड को गवर्न करता है मन के।
तो हम्म। वो जब जब शनि से गुजरता है तब तब सबको थोड़ी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग हैं कहते हैं मुझे अक्सर सर्दी जुकाम हो जाती है, उनकी कुंडली में बहुत चांसेज है कि उनका चंद्रमा किससे पीड़ित है, या फोर्थ हाउस, इन्हीं ग्रहों से। तो उनको रोटेट होता रहता है, हर महीना चंद्रमा घूम घूम कर उनको इन्फेक्शन एलर्जी देता रहता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? एक गुरुजी, योग लेकिन है। इसके इसके लिए पहले तो बर्थ चार्ट में कुछ होना चाहिए, जिसके वजह से हर महीने ये जब वो बगल में आते हैं तब तकलीफ होती होगी, है ना? इसीलिए तो कहे जिनकी कुंडली में ये योग होगा उनको ये उन दिनों में ज्यादा पीड़ा देगा, जिनके नहीं होगा उसको नाम मात्र की पीड़ा होगी। हाँ, तो मंजूषा का जो क्वेश्चन था, तो पहले तो योग बर्थ चार्ट में होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. या And second requirement is when will it happen? The event will happen in this case whenever moon goes over the सन। transit Saturn. एक अब एक ग्रहण, एक योग का नाम और बताते, ग्रहण योग। सूर्य राहु। जब किसी की कुंडली में सूर्य राहु के साथ संबंध बनाए तो उसको ग्रहण योग बोलते हैं। ग्रहण कैसे कहते हैं इसको? सूर्य क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है। सूर्य क्या है? आपकी हड्डी है। सूर्य क्या है? आपका हृदय। आप देखते होंगे ना कि लोगों को घबराहट होने लगती, दिल धड़कने लगता है, बेचैनी होने लगती है। ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। कब आते हैं? जब राहु का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? सूर्य के ऊपर पड़ता है। इसको बोलते हैं ग्रहण योग। और ग्रहण योग की एक खासियत है, ऐसे तो पहले वो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, मेन मौके पे आपको डिप्रेशन में ला देगा। आपको जैसे कुछ समझ में ही नहीं आए, आप घबराने लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं मुझको एग्जाम हो गया, एग्जाम के टाइम कहीं पे भी लीड रोल करना होता है, माइक लेना होता है तो हमको बेचैनी होती है। वो कौन करता है? सूर्य और राहु का संबंध। सूर्य और चंद्रमा का संबंध हो तब भी यही काम होता है। नहीं, केतु राहु और चंद्रमा का ना। तो सॉरी, सूर्य और सूर्य नहीं, चंद्रमा और राहु का संबंध होता तब भी यही दिक्कत होती, और केतु के साथ चंद्रमा हो तब भी यही दिक्कत। तो कितने योग लिखे आप लोग? 4-5 लिखे ना? हाँ गुरु। है। राजयोग हुआ, विश्व योग हुआ, ग्रहण योग में 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना। बालारिष्ट योग लिख लीजिए। किसी के बच्चे के जन्म के बाद उसका चंद्रमा अष्टम में चला जाए तो बालारिष्ट योग होता है। मतलब बचपन में ज्यादा तबीयत खराब होना या बचपन में ही आयु की समस्या हो। क्या बालारिष्ट? क्योंकि फेफड़े का मालिक कौन है? लंग्स एरिया का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। कहाँ चला गया? अष्टम में चला आठ गया। अष्टम। तो आप बहुत 8th बार हाउस। देखते होंगे, पहले क्या होता था, ये जो अब तो निमोलाइजर आ गया ना, पहले निमोलाइजर तो था नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को बचपन में क्या होता था, जुकाम और सर्दी से क्या हो जाता था, उनको बड़ी सर्दी बोलकर उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो गुरु जी, जो धनु लग्न वाला जो जो भी रहेगा उसके 8th हाउस तो चौथा ये रहेगा, चंद्रमा का रहेगा। तो यानी जो धनु लग्न वाले जो पैदा होंगे तो वो सबको सर्दी का ये रहेगा, देखिए, उनका वीकनेस लेकिन रहेगा। उनको उनको जिंदगी में या तो उनकी माता को या उनको थोड़ा बहुत कफ की दिक्कत हो सकती है बचपन, ओके। और तगड़ी हो सकती है। तो पहले से योगा कराते रहेंगे तो उसको कंट्रोल कर सकते योगा कराते रहें, मालिश अच्छी होनी चाहिए। माँ, देखिए क्या होता था पहले ना, बच्चों के फेफड़े पे ऐसे धीरे 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 मालिश होती, पीठ पे खूब मालिश होती। ये जो मालिश होती है ये स्वस्थ करती, इसीलिए अपने परंपरा में बच्चों को मालिश की एक परंपरा बनाई, हथेलियों को, पूरे अंग को। बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट मालिश पे चलता है। और दूसरी चीज, माता का दूध पीते हैं।
माता के दूध में बहुत ज्यादा क्या होता है? ताकत होती है, इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। हाँ, कारण से ये बच्चा कफ करके पूरा निकाल देता है। हाँ, तो प्रकृति बहुत कुछ का इलाज खुद बनाई हुई, जैसे समस्या बनाई वैसे समाधान भी बनाई है। बालारिष्ट योग। अब पंच महापुरुष योग लिख लीजिए, जो श्रेष्ठतम योगों में से एक है। यानी 5 हो गए। हाँ, पंच। सबसे पंच पहले महा पंच महापुरुष योग। पंच मतलब 5, महापुरुष योग मतलब श्रेष्ठ जन। 5 ग्रहों से बनने वाले इस योग को पंच महापुरुष योग कहा जाता है। ये इतने अद्भुत योग हैं कि ये अकेले अपने आप में भी महत्व रखते हैं। जैसे मंगल से बनता है रोचक योग। क्या बनता है? रोचक योग। अब कैसे बनता है ये बताते हैं। मंगल अगर पहली राशि में हो, मंगल अगर 8वीं राशि में हो, मंगल अगर 10वीं राशि में हो और केंद्र में हो, कहां पे हो? 1, 4, 7 और 10 घर में हो, तो ये रोचक योग बनता सर दोबारा बताइए इसको। दोबारा बताइए सर प्लीज। है। मैं फिर से बता रहा हूं। किसी भी आदमी की कुंडली में मंगल 1, 4, 7 और 10 घर में, इन 3 राशियों में से किसी एक राशि में हो, पहली राशि, 8वीं राशि या 10वीं राशि, तो ये कौन यानी सा योग एरीज, बनेगा? स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न, बराबर हाँ, है, कैप्रिकॉर्न। मकर। हाँ हाँ। और इसमें, और ये 1, 4, 7, 10 वाले घर में ही होने चाहिए, हाउस हाँ में। हाँ, ठीक। यहां तक क्लियर? गुरुजी पंच महापुरुष योग है, उसमें कौन कौन से, उसमें कोई कौन से ग्रह होने चाहिए तब वो योग बनेगा? सर अभी तो पहला बता दिया, अब दूसरा बताने चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसी का पार्ट है ये, सॉरी। ठीक है ठीक है। पहला मंगल से बनता है, दूसरा गुरु से बनता है। फिर वही कंडीशन है, गुरु केंद्र में हो, 1, 4, 7 और 10 में हो, और 9 नंबर की राशि में हो, 12 नंबर की राशि में हो और 4 नंबर की राशि में हो, तो ये गुरु से पंच महापुरुष योग। रवि जी कौन सा योग बनेगा? हंस योग। हंस योग। एक बार दोबारा बोलिए सर। हंस हंस, हंस योग। पंच महापुरुष में हंस। सर ये कौन से इसमें वापस बोलिए प्लीज, वापस आप। 9th हाउस और हाउस 9th नहीं रहेगा मैम, हाउस 9th पहला, चौथा, 7वां और 10वां रहेगा। हाउस केंद्र। मतलब केंद्र, आपका केंद्र कॉमन रहेगा। मैं एक बार शेयर कर, ऐसे आप लोग हो सकता है डाउट में। और राशि 4, 9, 12। 9 यानी उसकी खुद की राशि हो गई, 12 भी उसकी खुद की राशि हो गई, मीन और सैजिटेरियस, और 4 तो चंद्रमा वाली है। देखिए इन्हीं 3 घरों में ये काम करेगा, ठीक। ये इसमें 1, 4 मतलब केंद्र में रहना चाहिए, केंद्र में। इसी को केंद्र बोलते हैं, ठीक। इसी में ये सारे जो पंच महापुरुष योग हमने बताया, इसी में रहना चाहिए। तो जुपिटर पहले घर में होना चाहिए, चौथे घर में होना चाहिए, 7वें घर में होना चाहिए, 10वें घर में होना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि इनमें राशि कौन सी होनी चाहिए? या तो 9 नंबर की राशि मतलब धनु, या तो 12 नंबर की राशि मीन, मीन या 4 या नंबर कर्क। की राशि कर्क।
छाया जी, आपको क्लियर हुआ? जी हो गया। सर इससे क्या होगा, ये योग से, ये सब साथ में एक बार बताएंगे? नहीं, अलग अलग भी बता देंगे। ये अभी आप योग तो लोग बन गए, पर करेंगे क्या? देखिए, आप सीनियर हैं इसलिए आपका ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ तो जूनियर परेशान है, कभी राशि क्या है, हाउस क्या है। नहीं नहीं, तो अभी सब होशियार है। हाँ, अभी कोई ऐसा नहीं है, सबको समझ में आ रहा है गुरुजी, आप अंडर अच्छा, एस्टिमेट मत कीजिए। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। आप हमको प्रेरित कर रही हैं बताने के लिए। मैं बताता हूँ। जो ग्रहों के गुण हैं, आपने प्लैनेट पहले पढ़ा, ग्रह पढ़ चुके हाँ। हैं ना? जो ग्रहों के गुण हैं, जब वो पंच महापुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो अपनी क्वालिटी को वो बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल, अगर मंगल है तो जिसकी कुंडली में रोचक योग बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल, लड़ने की क्षमता, अनुशासन, कुछ कर गुजरने की क्षमता, दूसरों की रक्षा करने की क्षमता उसमें ज्यादा पाई जाती है ना? अगर जुपिटर होगा तो जुपिटर के क्या गुण है? विद्वान, समझ होगी, विवेक होगा, धनवान होगा, पुत्रवान होगा। ये तमाम गुण उसमें पाए जाएंगे। ठीक। कुछ नया और अलग नहीं हो रहा है। जो आपने पीछे पढ़ा है ग्रहों के बारे में, वो क्वालिटी इसमें निखर के आ जाएगी। यहां तक क्लियर? आपने मंगल को पढ़ा और बृहस्पति को, अब बुध को। बुध पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में हो, किन राशियों में हो? 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, बस। तो खुद की। हाँ, ये अपने दोनों घरों की राशियों में हो तो ये राजयोग। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या होना चाहिए? इनकी मेमोरी अच्छी होगी, ये बिजनेसमैन चार्मिंग, अच्छे होंगे। हाँ चार्मिंग अच्छे होंगे, देखने में अच्छे होंगे, बोलने की कला होगी। सीधे, इसको ज्यादा टफ नहीं बना के देखना, सिंपल। जो प्लानेट के गुण है वो ज्यादा आ जाएंगे। यहां तक क्लियर? जी बुध तक हो गया। अब शुक्र। शुक्र इन्हीं 4th हाउस, चारों घरों में, पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में हो। कौन कौन सी राशि में हो? 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर की राशि। और कर देते हैं। हाथ लगाने का, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़, हाथ जोड़ना। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? तो माल, ये कौन सा योग बनेगा? पंच महा पंच बुध महापुरुष में महापुरुष योग, तो फिर ये शुक्र महापुरुष योग है। शुक्र महापुरुष योग नहीं कहेंगे इसको, तो मालव्य योग। क्या योग कहेंगे? मालव्य। मालव्य। इसका इंग्लिश हिंदी में क्या मतलब होता है गुरुजी? वापस रिपीट कीजिए। मालव्य, यही तो नाम होगा रवि जी। जी गुरुजी। लाभ, लाभ हो गया ना, वैसे याद करेंगे लाभ। और माँ लाभ। मालव्य योग। तो बुध के योग के लिए क्या बोलता है? भद्र योग। क्या योग? मैत्री योग? भद्र भद्र भद्र। भद्र, बृहस्पति भद्र योग। भद्र योग के बृहस्पति भद्र नहीं है मैम। हंस अरे योग। गुरुजी, वैसे हम याद करेंगे ना, बृहस्पति तो यानी भद्र।
नहीं, वैसे मरकरी नेचर से भद्र या है, मरकरी भद्र है। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। बृहस्पति का हंस वो हंस गुरु योग है। गुरु हंस, गुरु हंस योग, सॉरी, एग्जैक्टली गलती हो गई। एग्जैक्टली ये जो शब्द है ना, हम्म। इस योग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। भद्र मतलब समझते हैं जेंटल। अच्छा। हंस का क्या काम क्या है? नीर और क्षीर का विवेक करता है। नीर क्षीर मतलब पानी और दूध को अलग करता है। उसमें उसकी मालक, बुद्धि। हाँ, ये जो शब्द है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल आप इतना जटिलता में मत जाइए। आपको सिंपल मैंने ट्रिक दी है कि जिस प्लानेट से योग बन रहा है वो अपने ज्यादा से ज्यादा गुणों को दे पाएगा। फिर इतना करना, ठीक। शनि, चार। शनि से बनता है, कितने प्लानेट हो गए, कितने ग्रह हो गए? 4 हो गए। 4। शनि, ये शनि के पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में हो, और राशि कौन सी होनी चाहिए? 10 11। 10, 11 11वां। और 7। हाँ। आप लोग सिंपल समझ गए होंगे। अपने जी, घर में हो और अपनी उच्च राशि में उच्च हो राशि में। और केंद्र में हो तो ये पंच महापुरुष योग बन जाता है। इसका योग का नाम क्या है गुरुजी? सस योग। दोबारा बोलिए। सस, सस, शश। हाँ, सस। यहाँ तक क्लियर है? जी। जी। सिंपल, कुछ नहीं करना है। राशि इसका कौन सा, 10वीं और 11वीं है ना? हाँ, हम्म। 10वीं, 11वीं और 7वीं, ये 5 उच्च ग्रहों का। से ये योग बनता है पंच महापुरुष। गुरुजी शनि देव क्या करेंगे? शनि देव आपको राजनीति में आगे ले जाएंगे। शनि देव आपको अरे अध्यात्म में आगे ले जाएंगे। शनि के पास एक चीज नहीं है, सब शनि के पास है। पीड़ा के साथ साथ वर्तमान युग में जो विकास है बढ़ाना, वो सब शनि के पास है। तो अभी तक आप लोगों ने राजयोग से क्या समझा, जो बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूं। शीला मैम, छाया जी, विनय सर, कुछ बोलेंगे? क्या समझा आपने? मैं एक आइडिया लूं मोहित जी, तो मैं आगे बढ़ूं। सर जिंदगी मतलब अगर किसी लड़की की लाइफ में अगर राजयोग होगा, मतलब अगर प्रैक्टिकली मतलब अगर बात की जाए तो अ, उसकी शादी अच्छे घर में होगी। अगर वो गरीब घर में भी है लेकिन उसकी शादी एक अच्छे घर में होगी, और पैसे की कभी कमी नहीं होगी, मतलब एक संपत्ति से। और उस घर में इकलौता लड़का होगा और घर में भी उसी का राज चलेगा। मतलब राजयोग मतलब तो पूरा राज हो गया ना। इकलौता लड़का होगा और पूरे घर में उसका राज चलेगा, और चाबी उसके, मतलब बोलते हैं ना, चाबियों का गुच्छा रहना उसके पास, वो रहेगा। और अभी तक तो गुरुजी इतना ही समझ में आया ज्यादा। शीला जी, आपने क्या समझा? शायद सडनली एकदम किस्मत चमक चमक जाएगा लगता है। विनय सर? ये उनके लाइफ में ये वाला स्टार सब में ये आ गया तो उनका पॉजिटिव इफेक्ट होएगा उनके लाइफ में। एंड हर एक का अलग अलग ये रहेगा, ये कोई कॉन्फिडेंस रहेगा किसी का, हर एक का मंगल हो या गुरु हो, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसका पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सुंदर। छाया जी, आपने कुछ समझा? सर राज योग मतलब दो चीज का जुड़ना हो गया ना, और पॉजिटिव एनर्जी जब जुड़ेंगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। राज मतलब राजा और योग मतलब जुड़ना, और अगर नेगेटिव जुड़ेंगे तो नेगेटिव एनर्जी मिलेंगी। एंड डिपेंड्स ऑन ग्रह की और हाउस एंड राशि। गुड, बहुत अच्छा जवाब। आप दो दो जगह से लॉग इन है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, एक सेकंड बंद कर। कोई दिक्कत। देखिए, आप लोगों ने समझा कि जब आपकी कुंडली में राजयोग होगा तो आप बहुत लकी हो, आपको बहुत कुछ मिलेगा।
लेकिन आपको इस तरह से इसको सीधे नहीं पकड़ना है। राजयोग का मतलब है कि इस ग्रहों की पॉजिटिव चीजें आपकी कुंडली में है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोई जरूरी नहीं हर गायक मोहम्मद रफी और किशोर कुमार, कोई जरूरी नहीं हर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि एक चीज पूरी होने के लिए बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलकर काम करना है। अगर जैसे कोई बारिश वाला पौधा है तो कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यू बारिश हो तभी वो फले फूलेगा। धूप और बारिश का मिश्रण ही उसको आगे ले जा सकता है। थोड़ा सा उसको गर्मी चाहिए। तो ऐसे ही श्रेष्ठता की ऊंचाइयों का पैमाना सीधे राजयोग नहीं है। राजयोग का मतलब है इस ग्रह की एनर्जी इसके पास अच्छी है। और साथ में एक चीज और जान लीजिए, किसी भी ग्रह की एनर्जी जो है वो कितनी ज्यादा काम करेगी ये और एनर्जियों के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इस टाइम हम अगर इसी शर्ट के ऊपर हाफ स्वेटर पहन ले तो हमको क्या होगा, गर्मी बहुत लगने लगी। लेकिन यही अगर जनवरी का महीना होता तब हमको ठंडी लगेगी। कपड़े तो हमने उतने ही पहने हैं, लेकिन अभी गर्मी तब ठंडी। तो आसपास की और चीजें भी डिसाइड करती हैं कि ये योग कितना फ्रूटफुल होगा कितना नहीं होगा। तो आपको एक केवल ये दिशा देंगे कि भाई इनकी कुंडली में ये योग है, जब इसकी महादशा आएगी तो इनको इसके फल मिलेंगे। लेकिन वो कितने मिल पाएंगे, उसको कितना सपोर्ट होगा, ये और ग्रहों पे डिपेंड करेगा। ठीक। गुरुजी एक सवाल है। हाँ बताएं। मेरा सवाल ये है, जैसे सूर्य और बुध दोनों अच्छे ग्रह और बुधादित्य योग लगभग काफी लोगों की कुंडली में रहेगा, हाँ क्योंकि ये दोनों ग्रह आसपास मिलेंगे आपको, हाँ काफी कुंडलीज में मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा अलग हटके है, कि अगर सूर्य और बुध का योग, बुधादित्य योग अगर 12वें घर में है, 8वें घर में है और 6ठे घर में है, तो क्या परिणाम देगा? तब भी शुभ परिणाम देगा जी? यही यहीं पे रहने पे ये सुख देगा, और जगहों पे रहने पे नहीं देगा। अच्छा, 6ठे 8वें 12वें में शुभ देगा, और अगर पहले में है तो, अगर लगन में है? लगन में दूसरी बात है, लगन में क्या है ना, वहां पे सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आपको बुद्धादित्य योग का फल मिलता दिखेगा, लेकिन वो केवल आदित्य का फल है, बुद्ध का नहीं है। अच्छा, तो जो 6ठे 8वें 12वें घर में ये जाएगा, अच्छा अच्छा फल देगा? ये मेरे लिए नई चीज है। जाके चेक करिए, खूब पाएंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? जी। छाया जी कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं? अरे शीला जी। हाँ, समझ में आया। ठीक, अभी एक आध दो योग और बताता हूं। लिखिए, विपरीत राजयोग। सुनने में लगता है कि जैसे कोई निगेटिव योग, लेकिन विपरीत राजयोग बहुत अच्छा राजयोग। जब 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड और 12 हाउस का लॉर्ड 6 और 12 और 8 में ही बैठे तो विपरीत राजयोग। 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में ही बैठे तो ये विपरीत राजयोग। यानी तीनों के बैठने चाहिए, ऐसा है क्या? 6 का लॉर्ड 8th में, 8th का लॉर्ड 6th में, ऐसा क्या? हाँ मतलब नहीं, किसी में कोई जाके बैठ जाए लेकिन रहे इन्हीं में। अच्छा, ओके। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आप लोगों के मन में बैठ जाएगी बात। विनय सर ध्यान से सुनिए। 6 8 12 को कैसा घर कहा जाता है? फर्स्ट वाला करता। खराब कहा जाता है। खराब ग्रह, खराब ग्रह। कैसे कहा जाता है? खराब। इसके जो स्वामी होते हैं उनके अंदर कैसी एनर्जी होती है? खराब नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी। तो जब खराब एनर्जी वाला ग्रह किसी खराब में चला जाता है
तो मैथ का एक नियम है, माइनस 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 इक्वल टू प्लस। तो वो निगेटिव दिखने वाला ग्रह अब निगेटिव नहीं करेगा, बल्कि जो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी थी वो खत्म हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने 6th हाउस में क्या लिखाया था? कंपटीशन, रोग, कर्ज लिखाया था ना, विवाद। जी जी। अब ये चला गया 12 हाउस, इसका लॉर्ड, और 12 हाउस में हमने क्या लिखाया है? हर चीज का क्या होता है? व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो क्या क्या खर्च हुआ आपका? रोग खर्च हो गया, ऋण खर्च हो आपका गया। कंपटीशन खर्च हो गया, आपका कर्ज खर्च हो गया। तो अब बताइए, किसी के जीवन में अगर रोग ना हो, कर्ज ना हो, कंपटीशन ना हो, तो वो स्वस्थ है कि नहीं? उसके लिए लाइफ में अच्छी चीजें हैं। जी। तो ये सुनने में निगेटिव लगता है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव योग है। इसको कहा जाता है विपरीत राज। अच्छा, और 6 का 8 में? तो और खतरनाक स्थिति बनेगी। कंपटीशन को एकदम मार ही डालेगा, दुश्मन को तो मार ही डालेगा। अच्छा, हाँ, ओके। 8 वाला, गुरु हाँ, मार ही गुरु जी, डालते सब कुछ, हाँ। गुरु जी, मेरा सवाल यह है, 6 और 7th हाउस का लॉर्ड अगर शनि और अगर 8th में बैठ जावे तो? 6 और 7 का लॉर्ड अगर 8 में बैठ जाए, ये सिंह लग्न की कहानी। जी, मेरी है। हाँ, सिंह लग्न की कहानी है। तो भाई, नौकरी की दृष्टि से आदमी अच्छे पद पे जाएगा, बड़े बड़े पदों पे जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़ा सा पीड़ा रह सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रह सकती है, हड्डियों में, पैरों में, या ससुराल को लेकर थोड़ा सा असर डाल सकती है, और वो भी खास तौर से जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आए। ठीक। आप लोगों को हमने पढ़ाया था ना, मूल त्रिकोण राशि और स्वगृही राशि। यहाँ का शनि 6th हाउस से उतना नहीं परेशान है। किससे ज्यादा? किसकी एनर्जी उसके पास ज्यादा है? 7th हाउस की एनर्जी। 7th हाउस की, 7th हाउस क्यों? की वाला। क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कहाँ पे है? कुंभ। 7th हाउस। तो नौकरी के लिए तो मान लीजिए अच्छा रहेगा, लेकिन वाइफ के लिए थोड़ा सा उनको हड्डियों में, आप अपनी वाइफ के पैर का, हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखिए, कमर, पैर, इन सब चीजों का ध्यान शुक्र 12वें घर में है गुरु जी। रखिए। हाँ, तो उसको कवर कर लेगा। ठीक। ठीक है। यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। गुरु जी, एक सवाल और है, आपने लिखा था बालारिष्ट योग। बालारिष्ट, हाँ। हम्म। हाँ, जन्म के बाद चंद्रमा को अष्टम में चले जाना, ऐसा कुछ आपने बोला था। उसको थोड़ा एक बार और मतलब क्लैरिफाई करें। देखिए, जन्म के बाद बच्चे को कौन पालता है? माँ। माँ पालती है। हम्म, माँ का कारक कौन सा ग्रह है? चंद्रमा। चंद्रमा। अगर चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा तो माँ पीड़ित। जी तो माँ के पीड़ा का कारण कौन है? माँ शब्द ही अपने आप में डिपेंड करता है कि अगर बच्चा सही तो माँ सही, बच्चा, माँ दुखी तो बच्चा पीड़ित होगा। एक ये व्यवहारिक बात मैंने बताई। इसके पहले हमने दूसरा रीजन दिया था कि चंद्रमा क्या है? आपके कफ और हृदय, फेफड़े का कारक है। तो बचपन में ज्यादातर बच्चों को बड़ी सर्दी बोली जाती थी पहले, जी। जिसमें निमोलाइजर लगाना पड़ता है। कफ उसको एकदम घेर लेता है और वो ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। कई बार बच्चे नहीं रह पाते हैं। इस नाते ये बालारिष्ट योग बनता है। तो ये बालारिष्ट योग का हुआ, ये तो बालारिष्ट दोष कहलाएगा ना? ये तो एक तरीके से दोष हुआ ना गुरु जी? इसको बालारिष्ट दोष ही कहा जाता है। लेकिन हम लोग योग पढ़ रहे हैं, तो जैसे योग मतलब जोड़, हम्म, ये पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है, इसीलिए राजयोग। जी। हाँ।
आप लोगों को मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से कोई ग्रह जब एनर्जी बदलता है तो उसका क्या परिणाम आता है। लिखिए और लिखिए, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आए, इसको केंद्र त्रिकोण का योग बोलते मतलब अदला बदली हो गया ना। हैं। हाँ, केंद्र यह संबंध बने, इसको बोलते हैं। जैसे फोर्थ हाउस का लॉर्ड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक दूसरे से संपर्क में आए, इसको केंद्र और त्रिकोण का योग बोलते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस त्रिकोण है, फोर्थ हाउस केंद्र है। इसी तरह से नाइन्थ और टेंथ का संबंध बने, इसको भी कहा जाता है केंद्र और त्रिकोण। इसी तरह से सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध बने तो उसको धनेश आयेश, आय मतलब डेली इनकम 11th हाउस, बैंक बैलेंस सेकंड हाउस मतलब आपका पैसा आया और आपके बैंक बैलेंस में चला गया, इसका मतलब वो टोटली प्रॉफिट। इस योग को बोलते हैं धनेश आयेश। जिनकी कुंडली में सेकंड और 11th का संबंध बनता है उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। अब जैसे मैंने नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ का लिखाया, टेंथ से क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं, नाइन्थ से क्या देखते हैं, लाभ, भाग्य, नाइन्थ से भाग्य भाग्य देखते भाग्य हैं। भाग्य तो भाग्य, सॉरी, आप जिस कार्य को करते हैं उसमें आपका लक क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं, विचार देखते हैं, क्या देखते हैं, विचार। और फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। तो आपके विचार में क्या आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, इसीलिए फोर्थ और फिफ्थ का संबंध बना, जिसको राजयोग। क्या कहते हैं, आपने तो कहा ना केंद्र और त्रिकोण योग। केंद्र और त्रिकोण मैंने दो लिखा है ना, एक 4 और 5 का लिखा है, एक 9 और 10th का लिखा है और एक 11th और 12th का लिखा है, और सॉरी सेकंड का लिखा है। वो केंद्र त्रिकोण का योग नहीं है, वो लाभेश और धनेश का योग है। ओके ओके। और फोर्थ और फिफ्थ हाउस को क्या कहते हैं। फोर्थ हाउस से आपके विचार देखे जाते हैं ना, हाँ नहीं नहीं, योग का मन, नाम क्या है। ये केंद्र त्रिकोण। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, मैंने शायद तीनों को एक साथ कर लिया था, ठीक है ठीक। चलिए प्रेम विवाह का योग लिखिए। अब ये राजयोग तो नहीं है लेकिन योग है। अभी गुरुजी अभी प्रेम विवाह तो सबका ही प्रेम विवाह है, अभी तो अरेंज मैरिज वाला देखना पड़ेगा, है ना। सबका ही प्रेम विवाह और इसलिए योग का कोई ज्यादा महत्व ही नहीं है गुरुजी। जिनका नहीं रहेगा उधर देखना पड़ेगा अभी तो, नहीं तो बेचारों अच्छा, की शादी एक नहीं हो रही है जगह अरेंज देता है, मैरिज वालों की तो। एक जगह हर जगह देता है धन योग, वो क्या सेकंड हाउस का देखेंगे कि लाभ भाव में होगा तब। धन योग, सेकंड हाउस का मजबूत योग होना भी धन योग का कारक। सेकंड हाउस में चंद्रमा शुक्र का योग होना भी धन योग का है। और अगर उसमें राहु बैठ जाए तो खराब थोड़ा। हाँ, तो नंबर 2 का धन योग, अरे धन ही धन आएगा। नहीं नंबर 2 का है। तो आने तो धन ही आ रहा है ना, कैसे भी आ रहा है, आ रहा है। पब्लिसिटी कैसे भी हो, अच्छी बुरी आ ही रही है। पीछे ईडी भी आ रही है, हाँ। पीछे ईडी भी आएगी अगर नंबर 2 में आएगा। नहीं, वो अपोजिशन भी में एक रहेंगे आजकल तभी आएगी। प्रतिष्ठा का काम है। ईडी आना भी कम प्रतिष्ठा का काम नहीं ना काम मंजूषा। नहीं है, ऐसे थोड़ी आती है किसी के पास। हाँ, तो हम तो जिस प्रदेश में रहते हैं, हमारा तो सीएम जो जेल में है ना, तो हमारे तो प्राउड की बात है हमारे लिए। चलिए आइए विषय पे आते हैं। तो हम्म। आज आप लोगों ने ढेर सारे ऐसे चीजों को जाना। इसका सीधा सरल नियम है कि जब कोई एनर्जी दूसरी एनर्जी से मिलेगी और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, उस अवस्था का राजयोग है। राजयोग की काउंटिंग की जाए तो हजारों की संख्या में है। तो आपको राजयोग याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। गुरुजी लव मैरिज रह गया।
लिखा देते। 1, 7 और 5 का संबंध हो तो प्रेम विवाह होता गुरुजी इस पे थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालें, है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो ये थोड़ा ज्यादा देखने लायक जब पहले घर का संबंध 7th हाउस से हो और 5th हाउस से हो तो प्रेम विवाह क्यों होता है? 7th हाउस जो है आपका पार्टनर है और लग्न आप है। जब ये दोनों मिल गए, इसका मतलब कि आप अपने आप मिल गए। और दूसरी चीज, 5th हाउस क्या है? आपकी प्रबल इच्छा, प्रबल मन है, आपका अट्रैक्शन है। तो इसका मतलब आप दोनों मिले किससे? अट्रैक्शन से मिले। इसमें किसी और का हाथ नहीं लगने पाया। इस अवस्था को प्रेम विवाह का योग कहा। है। एग्जाम्पल सर। सोनिया गांधी और राजीव गांधी की कुंडली में देखेंगे तो आप पाएंगे। नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना। भाई देखो, बात ये सिंह कुंडली वाले हैं, गुरुजी सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अपने बच्चों को लेकर है। जी बिल्कुल करेक्ट। आपके देखिए बच्चों के साथ अच्छी जमती है क्या सुशील सुशील जी? सर, क्योंकि गुरुजी आपने कहा था ना कि जिसका सूर्य तेज होता है उनको बच्चों के साथ थोड़ा सा दूर रहे तो ही अच्छा रहता है। सुशील मेरा सर, बच्चों के साथ जमती है, लेकिन अपर हैंड मेरा ही रहता है। सुशील सर, जी। ज्योतिष का प्रयोग आप लोग बड़े सहज भाव से करिएगा। ये नहीं कि हमने ज्योतिष में योग देखा अगले दिन से बच्चे को निकलने नहीं देंगे। नहीं 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 ये नहीं, वो नहीं। ज्योतिष आपको यही देता है कि जो चीजें हो रही हैं, ये मान के चलिए कि ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है। आप उसके जानकार हो रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रबल विरोधी नहीं हो सकते, न प्रबल समर्थक हो सकते। सहज भाव से उसके साथ सहयोग भाव में लाइए। गुरुजी, ज्योतिष को मैं एक छाता मानता हूँ। अगर हाँ, बारिश का मौसम है ना, तो ज्योतिष एक छाता है। ठीक ठीक। आप छाता अच्छी। लेके जाइए, बारिश हो तो कम से कम बच सकते हो। हाँ, ज्योतिष एक छाता है। बच्चे में लव मैरिज योग हो तो इतना समझाए कि देख के करना, हम साथ रहेंगे। अरे आपसे ही चेक कराएंगे, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, मुझे इसका एग्जाम्पल दो सर, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि एक एक कोई भी राशि को लेकर एग्जाम्पल मुझे बता दो इसका। अब आप कोई लग्न बता दीजिए, उसी पे बता दें, या कहिए आपकी लग्न बता दें। मेरी लाइन पे बता दो। आपकी सिंह लग्न है। जी सिंह लग्न के 7वें में शनि आता है। जी जी। ठीक। फिलहाल ये तो बड़ा विपरीत नंबर है सिंह वालों के। सूर्य और शनि का संबंध हो, हम्म ठीक, हम्म। और साथ में जुपिटर का गुरु, भी। गुरु, ये आपस में दृष्टि में भी देखे जा सकते हैं, तीसरी दृष्टि साथ। में हो, साथ बैठे हो, तो प्रेम विवाह के चांसेस बनते हैं। लेकिन कुछ नियम और शर्तें और हैं। इस हम्म। योग को अगर राहु ने टच किया, केतु ने टच किया, ये प्रेम दबा दबा सा रह जाएगा, मैरिज तक नहीं पहुंचेगा। दोबारा बोलिए सर, लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई। देखिए, प्रेम विवाह में लोग सोचते हैं कि मंडप के फेरे ही ले लेना विवाह है। कई हम्म। बार हमारा मन होता है, रिलेशनशिप कुछ दिन चलता है, उसको भी काइंड सा प्रेम विवाह बोला जाता है। जी 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 करेक्ट। लेकिन अगर राहु और केतु और मंगल की, राहु केतु की दृष्टि होगी तो ये प्रेम जो है क्या होगा? सफल नहीं होगा। सर ऐसे कितने सफल नहीं होंगे? उसके लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा अभी सा, फ्रेंड की बेटी के इसमें है तो केतु है 7th हाउस में। तो अभी तो 3 तो अफेयर टूट चुके, अभी चौथा का क्या? तो कब तो उसका होगा, कभी होएगा ही नहीं, सब टूटते नहीं ही नहीं, चलेंगे। केतु है तो 3 तो कंपलसरी है, चौथे से चांसेस अब शुरू हो जाएंगे। ओके, ठीक। यहाँ तक ठीक है क्लियर गुरु, हुआ? बिल्कुल बिल्कुल आगे अगर बढ़े। 2nd हाउस का स्वामी 12th हाउस में जाए तो ऐसे लोगों को पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत। क्यों? खर्चा कि हो बैंक जाता है ना बैलेंस बेटा। आपका खर्च में चला गया। जी। ठीक। एग्जैक्टली देखो इसको इस तरह से समझिए कि जब कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में जाएगा, उसकी एनर्जी उसको सपोर्ट करती है तो उस ग्रह की एनर्जी बढ़ेगी। उसकी एनर्जी उस ग्रह को नहीं सपोर्ट करती तो वो एनर्जी घटेगी। घटेगी घटेगी।
घटेगी तो खराब योग बनेगा, बढ़ेगी तो राजयोग बनेगा। बस जैसे कि सेकेंड इतना ही हाउस, समझना है। क्या करिए? नहीं सेकेंड हाउस वेल्थ का है और 12th हाउस खर्चे का है। हाँ, तो आपका वेल्थ खर्च हो गया। कई बार ऐसे घरों के लोग विदेश भी जाके रहते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर भी तो वही है ना। दूर की यात्रा भी है 12 हाउस। मतलब ये योग को काटने के लिए। नहीं, इसके दो योग देखिए। अच्छा, दो सेकेंड तरह हाउस, से, ओके ओके, समझ गए, खाली वेल्थ सेकेंड ही ना हाउस में देखूं, केवल पैसा फैमिली ही भी थोड़ी देखूं। आता है। सेकेंड फैमिली हाउस भी आ में केवल जाती है। पैसा थोड़ी आता है। सही है, सही है। सेकेंड हाउस में तमाम चीजें भी तो आती हैं। यहाँ तक क्लियर? जी। तो आज आप लोगों का राजयोग का लेशन क्लियर। और आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको बहुत याद करने की कोशिश मत करिए, इसको केवल और केवल समझने की कोशिश करिए। ठीक। गुरुजी एक योग और सुनने में आता है, गज केसरी योग। गज केसरी। चंद्रमा शनि से, सॉरी, चंद्रमा जुपिटर से केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये भी मैं बता देता हूं। जुपिटर को क्या कहा गया है? बड़ा, पवित्र। अभी हमने आपको एक योग बताया, विष योग। उसमें मैंने कहा कि चंद्रमा अगर शनि से मिलता है तो शनि पीड़ा का कारक है, तो आदमी के मन में पीड़ा रहती है। अभी एक योग निकल के आया, गजकेसरी योग। तो चंद्रमा जुपिटर के साथ जाएगा तो जुपिटर किसका कारक है? शुभ एनर्जी का कारक है। जी। तो मन आपका किन चीजों में जाएगा? अच्छी चीजों में। अच्छी चीजों में जाएगा। तो ये राजयोग हो जाएगा, इसको बोलते हैं गजकेसरी योग। पर गुरुजी, ये मून और जुपिटर तो दोनों बॉयफ्रेंड थे ना तारा के, तो दोनों के क्लैश नहीं होता है? दोनों तारा के बॉयफ्रेंड थे, ठीक कहा आपने। हाँ, एक हस्बैंड और एक बॉयफ्रेंड, तो फिर वो क्लैश नहीं होगा? कई बार नहीं। नहीं नहीं, देखिए जिन अर्थों में आप कह रही हैं, हम्म, ये एनर्जी लेवल पे लिया जाए तो यहाँ पे आप जो कह रही हैं, तो इसका भी एक असर हो सकता है कि आपका जिससे रिलेशनशिप है उसके पीछे भी किसी का रिलेशनशिप रह सकता अच्छा, यानी उसका पहला एक रिलेशनशिप होगा, मतलब है। एक साथ दो दो रिलेशनशिप रखे जा रहा है बंदा, ऐसा है कि? नहीं नहीं, पीछे भी रहा होगा। ओके। तारा जब तक हिप्नोटाइज थी तभी तक चंद्रमा के साथ थी। जब अच्छा। हिप्नोटाइज नहीं रही तो जुपिटर के साथ आ गई। ओके। और तारा कोई सामान्य महिला नहीं थी। हमारे इंडिया में 5 कन्याएं हैं, अहिल्या, तारा, कुंती और मंदोदरी। ये 5 दुनिया की श्रेष्ठतम महिलाओं में से तारा एक। पावरफुल लेडीज थी भाई। पावरफुल थी, सुंदर बहुत थी, अद्भुत थी। कोई भी इनको देखे तो अट्रैक्ट हो जाए। देखिए हमारे यहाँ जो बनी है कहानी, वो एनर्जी को बताने के लिए बनी। चंद्रमा मन के कारक है और तारा दुनिया की सबसे सुंदर कन्या है, तो मन तो सुंदर की तरफ भाग जाएगा। बस इतनी बात यहाँ बतानी है। और यहाँ ये भी बताना, वो सुंदर अगर गुरु की भी पत्नी होगी तब भी मन भाग जाएगा। मतलब मन के पास अपनी कोई मर्यादा नहीं है। तो ये एक सूचना केवल पहुंचानी है आप। नहीं, वो देवदत्त पटनायक की बुक पढ़ रही थी ना, तारा कर, जया जया, उसमें सारी स्टोरीज हुई, तब मुझे इतना सब पता लग रहा है कि ये ऐसा हुआ, ये इसकी पत्नी, ये उसका पति, सब पावर ही पावर गेम चालू है। हाँ, एग्जैक्टली है क्या इसमें कि चंद्रमा क्या है? मन है। और मन सुंदरता को देखेगा तो मर्यादाओं का महत्व नहीं रखेगा। हाँ, इसलिए सारे ऋषि मुनि सब गायब थे, मतलब सबके भंग हो गए सब। और मन तो ऐसा है कि जब कभी भी आप देखेंगे, कोई कोई भी आदमी अपने योग की चरम सीमा पे पहुंचता है तो रंबाई तो आज के नाचना शुरू कर देती है, देवता भेजते हैं। मतलब मन को भटकाने के लिए, जिससे आदमी तपस्या न कर सके।
ठीक, यहाँ तक क्लियर? चलिए, आज आप लोगों का राजयोग का क्लास खत्म हुआ, और क्लास में आज विशाल सर थे, और अगली जो क्लास रहेगी विशाल सर रहेंगे। विशाल सर एक्यूप्रेशर के मतलब हमारे गुरु रहे हैं, और आज हमारी क्लास में रहे तो हमको तो बड़ा आनंद रहा। अंशु जी, मैं था नहीं, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि मेरी लगभग जैसा जानकारी मिली कि 10 क्लासेस यानी 10 दिन मैं पीछे हूँ। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और अभी तो मुझे सब ऊपर से ही जा रहा है, 4th हाउस 6th हाउस। लेकिन आशा है अगली बार जब हम फर्स्ट डे से जुड़ेंगे तो अपनी तरह हम लोग भी अच्छे से खास तौर से समझ पाएंगे। ठीक है और सर। जैसा कि अभी शुरू में ही जुड़े थे, तो आप में से किसी ने हमें कहा था कि सर कुछ एक्यूप्रेशर की टिप। तो ऊर्जा का नहीं हूँ मैं। सिद्धांत है। हाँ, हाँ मंजूषा जी, जी। हाँ, मेरे को आंखों का दिखाइए, बहुत स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, इसलिए आंखों की रोशनी कम होती जा रही है। हम्म बहुत सरल है मंजूषा जी। हाँ आप अपने इंडेक्स फिंगर पे, मेरा फिंगर दिख रहा होगा आई हाँ होप, जी, हाँ। है ना? हम्म तो इंडेक्स फिंगर का जो ये मिड जॉइंट है, हम्म। इस पर ब्लैक कलर लगा करके रखिएगा। ओके। और या तो उसी पर एक मेथी, घर में हम लोगों के किचन में होती है, पेपर हम्म। टेप से मेथी को चिपका लीजिएगा। लगभग इतना बड़ा पेपर टेप होना चाहिए कि पूरा उस ज्वाइंट को अच्छे से कवर कर सके, और उसको लगा करके रखिए। मुझे अच्छा। लगता है विद इन अ वीक और 10 डेज आपको अच्छा फील करेंगे आंखों के लिए। आंख में बहुत स्ट्रेनस फील करती हैं तो ब्लैक कलर आप यूज कर सकती हैं। कलर थेरेपी भी एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप करिए। और सर, आप एनर्जी के बारे में कुछ कह रहे थे तो और बोल दीजिए। हाँ, एक्चुअली मैं एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही थी। आप लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा। हम तो बहुत छोटी सी जानकारी रखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता है। हाँ, बहुत बढ़िया अंशुल जी। और यह एनर्जी है, एनर्जी ही है, जो कि ना कभी बन सकती है ना कभी बिगड़ सकती है। तो आप उसको प्लेनेट के रूप में पढ़ते हैं, हम लोग उसको एनर्जी से ट्रीटमेंट करते हैं। उसी की अलग अलग पोटेंशियल होती है, कलर से, मैग्नेट से, शीट से। और अंशुल जी तो हमारे बहुत ही सानिध्य में काफी इन्होंने सीखा है। तो हम चाहेंगे कि जब भी कभी मौका लगे अंशुल जी, एक छोटा सा, ज्यादा नहीं, 5-10 पॉइंट्स का एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोगों को कभी मौका लगे तो जरूर दीजिएगा। पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, करिएगा, मुझे नहीं अच्छा सर, लगेगा। आपके पास समय रहेगा, 5 मिनट आप बोलेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। मुझे तो आप जब कहेंगे हम तो चाहते हैं। मैं तो अभी भी खाली हूँ, और आप लोगों का क्योंकि समय काफी हो गया है, तो जब भी आप हमें निर्देशित करेंगे, मेरा प्रयास होगा। और बहुत सरल भाषा में हम लोग, क्योंकि कुछ कलर पे अभी हम जस्ट टिप देना चाहते हैं। मैं अभी जब एंट्री कर रहा था, यानी कि जब आप लोगों को शुरू हुई थी, तो आप में से हमारे किसी साथी ने पूछा था कि सर सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है। तो अंशुल जी ने बताया था कि सर्दी जुकाम के लिए अभी हमने विशाल सर से ट्रीटमेंट लिया है। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, यस, थैंक यू। सो लेफ्ट हाथ की जो भी उंगलियां हैं, ये हमारा राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की जो हमारी उंगलियां हैं, नेल के ठीक नीचे जहाँ पर नेल हमारा स्किन को टच कर रहा है, सारी उंगलियों पर सिर्फ ग्रीन कलर लगा करके आप इसका चमत्कार देख सकते हैं। बड़ा सिंपल है, और मेरे कहने पे आप लोग लगाइएगा। क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल जो है हॉट वेव्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स का असर है। हम लोगों को अक्सर एसी से बाहर निकलना पड़ता है, या तो अचानक धूप से ठंडी में या ठंडी से धूप में जाना पड़ रहा है। तो हीट वेव से बचने का ये बहुत सरल और आसान तरीका हो सकता है। तो ये इसी विशाल जी, ये हर उंगली के इसमें लगाना है लेफ्ट हैंड के?
ग्रीन कलर लेफ्ट हैंड के, यस यस, लेफ्ट हैंड के सभी उंगलियों में। सभी 5 ही उंगलियों। उंगलियां हैं, लेफ्ट थंब है, स्मॉल फिंगर, ओके मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड इंडेक्स ओके फिंगर। ओके ठीक है। तो आप करिएगा। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ हीट वेव में ही नहीं, जो भी थोड़ा भी मेडिकल फील्ड से जुड़े होंगे या कहीं ना कहीं आप सभी के घर में होंगे, तो आज के डेट में भारतवर्ष में 3 ही बीमारियां हैं जो सबके घरों में पाई जा रही हैं। वन इज द बीपी, वन इज द डायबिटीज एंड वन इज द थायराइड। लगभग 100 में से 95% घरों में ये मिलती है। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बीमारी नहीं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। इन्हीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को आप सिर्फ लेफ्ट थंब पर ब्लैक कलर लगा करके, लेफ्ट थंब का जो नेल्स है उस पे ब्लैक कलर लगा करके आप ठीक कर सकते हैं। ठीक का मतलब कंट्रोल में रख सकते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, और चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो। तो लेफ्ट मुझे थंब की, ये विनय जी, अगर नेल पॉलिश ही लगा दे ब्लैक कलर का तो चलेगा कि नहीं नहीं, कि नहीं नहीं ब्लैक कलर नहीं ही नहीं। चाहिए, मार्कर चाहिए? मंजूषा जी, मैं एक, हाँ, मार्कर चाहिए। ओके। एक आपसे ही मेरी क्वेरी है कि हमें लिपस्टिक लगानी हो तो हम पूरे मुंह में ही लगा ले तो अच्छा तो लगेगा नहीं, हाँ एज ए, है ना? हाँ सो वी हैव अ प्रॉपर पॉइंट्स फॉर दिस थिंग्स। एंड अभी तो क्योंकि ये भी जैसा आपका ज्योतिष बहुत वृहद नॉलेज है, उसी तरह से एक्यूप्रेशर का भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। कभी आप लोग वेबसाइट या हमारे कुछ वीडियोस हैं, अंशु जी अगर आप परमिट करेंगे तो हमारी अपनी एक वीडियो है गैस्ट्रिक पर, जो कि मोर देन 5000 प्लस लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। तो कलर थेरेपी है, और क्योंकि घर में सभी को कोई ना कोई परेशानी गैस्ट्रिक की जैसी रहती है, तो मैं अपना लिंक शेयर करूंगा, आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे, जैसा अगर आप परमिट करेंगे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल, अभी आप ग्रुप पे डाल दीजिए। है ना? थैंक यू सो मच। विशाल जी, आपसे एक दरखास्त है, बिकॉज इट्स अ लाइव सिचुएशन नाउ. My nephew had a brain stroke about 1.5 months back. Okay. He survived. He's a doctor. He's a radiologist, and he survived. Now he's at home, but he's under rehabilitation. The one just now I was during the class speaking to him for the first time after 45 days. He's based out of Dubai. उनको एक ही तकलीफ अभी है. He is speaking and everything is fine. उनके पाँव में left, where because it impacted the left side, the left leg is very weak. So there is a pain if he were to stand. His leg is very, he's unable to stand because of the pain. और skin भी बहुत sensitive हो गई है, because I think the blood clot हुआ था brain stroke के time में, तो left side has been impacted. इसमें कोई कलर थेरेपी या एक्यूप्रेशर में कोई to strengthen the left side? Yes, why not? And it's a good with acupressure therapy you can do a proper treatment for that. उनका सीटी स्कैन में अगर कुछ भी याद हो कि लेफ्ट राइट पैराइटल या टेम्पोरल रीजन किस एरिया को इन्फाक्ट किया था, या सीटी स्कैन उनका अवेलेबल हो उस समय का, तो आप हमें भेजिएगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। अगर पैराइटल रीजन का है तो रिंग फिंगर पे सभी जॉइंट्स पे मेथी स्ट्रिप्स कर सकते हैं, या स्काई ब्लू कलर लगा सकते हैं। वहीं अगर फ्रंटल रीजन में तो इंडेक्स फिंगर पे, सॉरी टेम्पोरल पे है तो आप रिंग फिंगर पे लगा सकते हैं। जनरली पैराइटल और टेम्पोरल रीजन पे ही ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपका पैर का एरिया कवर होता है। Okay, I will ask him this. हाँ, best way you have a CT scan, so kindly share to me my WhatsApp. I'll give you a proper treatment for that. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much to all of you. और बहुत अच्छा लगा आपके बीच में जुड़ करके। अंशुल जी, आपका फिर से एक बार हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी नेक्स्ट आप फ्रेश बैच लें तो मुझे जरूर जोड़िएगा, मुझे आपको अच्छा बहुत लगा। हेल्प हो जाएगा। क्यों मालूम है, किसी का हीट वगैरह है तो सूर्य का है तो आप उसमें रेमेडी वो और ऐड कर सकते हैं, उसमें सोने में सुहागा हो जाएगा। श्योर, मैं खुद चाहता हूँ और वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट। थैंक यू सो मच। आज विशाल सर आए, सेशन अच्छा वाज लगा। सो नाइस अंशुल जी, सेशन वाज सो नाइस। आपको लग रहा होगा कि विशाल सर थे, लेकिन विशाल सर लगातार जुड़े हुए थे, रेगुलर हम सुन रहे थे। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट सब ऊपर से जा रहा था, इसलिए मैंने राजयोग को
सुना, फोर्थ फिफ्थ हाउस को सुना, और प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी कि उनके बारे में भी सोचा, सुना, जाना, तो बहुत अच्छा है। राहु के बारे में हम एक बताना चाहेंगे, जो हम लोग एक्यूप्रेशर में करते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर में भी अंशुल जी हम लोग ग्रहों का उपचार करते हैं, और मुझे नहीं पता है, हम लोग आत्मा द्रव्य के साथ जोड़ते हैं और राहु के लिए, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आत्मा द्रव्य के साथ। किसी का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं 9th नंबर का ट्रीटमेंट लेफ्ट थंब पर, एंड दैट वाज द ट्रेमेंडस रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बताइए ना गुरुजी, आप छोटा ही बोल के छोड़ दे रहे, थंब में क्या करना है? कुछ नहीं, हम लोग तो थंब पे नाखून के चारों तरफ 10 पॉइंट्स को उसको बांट करके उन पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। वी हैव अ प्रॉपर टेक्निक फॉर दिस। कभी हम लोग जरूर अंशुल जी, जब मन करे आप एक सेशन रखिएगा, ऐसे ही रात में, शाम को, जब भी हो। ठीक है इट्स सर, ऑल्सो बस गुड टाइम सब टू मी। सबसे सबके हिसाब से एक टाइम अरेंज करेंगे और आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हम कुछ आप लोगों के साथ बातचीत कर पाए। थैंक यू सो नहीं मच टू ऑल ऑफ। विशाल जी, आप सेशन लीजिए, या ये 14 में से 7 तो आपके स्टूडेंट बन जाएंगे, देख लीजिएगा। सर, हमें तो अच्छा लगे कि 14 में से 14 हो रहा है, एक को तो हमने नहीं, पहले ही बना रखा है। एक्यूप्रेशर काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल हम बिल्कुल देखे मैम। हुए हैं। और बस क्या है कि एक्चुअली एक्यूप्रेशर जो है, हम लोग कहते हैं दिस इज द ट्रीटमेंट बाय एनर्जी, थ्रू एनर्जी एंड टू एनर्जी। ऊर्जा का उपचार है, ऊर्जा के द्वारा और ऊर्जा के लिए ही। तो बड़ा सिंपल सा वे है और कर सकते हैं हम लोग। जरूर हम लोग नेक्स्ट कभी बैठते हैं तो बातें होंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू विशाल, थैंक यू। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। तो क्लास को आगे बढ़ाए शंकर सर। कोई आज स्टोरी बताई आपने? आपने बहुत स्टोरी बताई। आज मैं बीच में चला गया बिकॉज ये मेरे नेव्यू का बीच में फोन आ गया था पहली बार, तो उससे मैं 20-25 मिनट बात कर रहा था, तो आपकी सेशन में मैं रहा नहीं तब। तो नहीं, मैंने स्टोरी आज दी थी, थोड़ी थी, लेकिन स्टोरी दी थी। एक चीज पूछना था, पूछ सकते हैं अभी? अरे बताइए। जैसे भद्र योग, बुध अगर इसमें बैठा है, दशम में बैठा है, उसके साथ अगर और कोई भी ग्रह बनेगा तभी भी क्या भद्र योग बनेगा? नहीं देखिए, उसके साथ शुक्र भी बैठा है। जैसे हाँ। कोई प्लानेट बैठ के उसकी एनर्जी को कम कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, राजा मनमोहन की तरह भी होता है कि केवल पद उनके अच्छा पास है, पावर सोनिया के। तो कई बार अच्छा ग्रहों की मजबूती की स्थिति भी डिसाइड करती अच्छा। जैसे मिथुन मिथुन राशि में दशम में सूर्य, बुध और शुक्र की युति है, तो उसको क्या भद्र योग में वो जोड़ेंगे? है। हाँ, काहे नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। अच्छा, वही पूछना। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं राधे। शंकर सर। हाँ सर, तो हाँ, कल क्या है अभी? कल महादशा है। कल, हाँ कल महादशा ही है ना रवि जी? कल के सिलेबस में क्या है? जी, आज तो योग खत्म हो गया, कल कारक है, एक बचा हुआ, एक महादशा बचा हुआ है बस। बस कारक और महा। ठीक, कि इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं है इस बार? जी, है इसके सर, है। बाद है। इसके बाद है सर। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए सर, राधे राधे। राधे जय राधे। आप राधे। आप वीडियो जरा जल्दी भेज दीजिए, मैं आज सुनूंगा मैं। अच्छा ठीक। ओके। राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार सर।